अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बखैर वाफियत होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम डायनेमिक्स है उससे रेलेवेंट हम कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। इफ अ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स अपॉन अ बॉडी, अगर किसी जिस्म पे कोई फोर्स अमल करे, इट एक्सेलरेट्स द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये जिस्म में एक्सेलरेशन पैदा करता है फोर्स की डायरेक्शन में। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ये जो एक्सेलरेशन पैदा होता है ये फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द मैस, और मैस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी जब हम किसी भी जिस्म पे फोर्स लगाएंगे तो जिस्म में एक्सेलरेशन पैदा होगा, और वो जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है? अगर फोर्स थोड़ी होगी एक्सेलरेशन थोड़ा होगा, अगर फोर्स ज्यादा होगी तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। वो जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो मैस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर मैस ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। ठीक है। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को इकट्ठा करेंगे। यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तो ए को हम एक दफा लिखेंगे। यहाँ भी प्रोपोर्शनलिटी है, यहाँ भी प्रोपोर्शनलिटी है, प्रोपोर्शनलिटी को भी हम एक दफा लिखेंगे। एफ ऊपर है, एफ को ऊपर लिखेंगे, एम नीचे है, एम को नीचे लिखेंगे। एम यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम लिखेंगे एफ प्रोपोर्शनल एम ए। ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करने के लिए हम इक्वल और कांस्टेंट के लगाएंगे। के की वैल्यू 1 होगी। यहाँ पे हम लिखेंगे एफ बराबर है एम ए। ठीक है। इसको एक दफा थोड़ा सा मैं रिपीट कर दूं दोबारा। जब भी किसी जिस्म पे हम फोर्स लगाएंगे उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, यानी एक्सेलरेशन पैदा होगा। वो एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे भी ये है, यहाँ पर भी ये है, एक दफा ए लिखा है। यहाँ पे भी प्रोपोर्शनलिटी है, यहाँ पे भी प्रोपोर्शनलिटी है, प्रोपोर्शनलिटी को एक दफा लिखा है। एफ ऊपर है, एम नीचे है। एम यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया। प्रोपोर्शनलिटी को कैसे रिमूव करते हैं हम? इक्वल से और कांस्टेंट के से। ये बराबर आ जाएगा एम ए, के की वैल्यू 1 है, एफ बराबर आ जाएगा एम ए। सो एफ इक्वल टू एम ए इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है जी। आगे देखते हैं जी, मोमेंटम क्या होता है। द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये जो है किसी जिस्म के जब हम मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं उसे हम मोमेंटम कहते हैं। अब ये मैथमेटिकली किसके बराबर होता है? डेफिनेटली जब हम मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मोमेंटम होगा। अच्छा, आप ये देखिए, यहाँ पे मैंने वेलोसिटी को बोल्ड किया हुआ है और पी को भी बोल्ड किया हुआ है। इसका मतलब है मोमेंटम जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी भी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी की वजह से ही मोमेंटम जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। इसका यूनिट क्या होगा? मास का यूनिट किलोग्राम होता है तो मैंने किलोग्राम लिखा है। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड तो मैंने मीटर पर सेकंड लिखा है। इसका यूनिट न्यूटन सेकंड है। क्वांटिटी कौन सी है जी? ये वेक्टर क्वांटिटी है, मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आगे हम लोग देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। फोर्स और मोमेंटम में क्या ताल्लुक है, इसको जरा देखते हैं। अभी हमने मैथमेटिकली ड्राइव किया है, एफ जो बराबर होता है वो एम ए के बराबर होता है। यहाँ पे मैंने एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट की है। एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? वी एफ माइनस वी आई ओवर टी के बराबर होता है। ठीक है। अच्छा जी, एम को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया है तो ये आ जाएगा एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी। अब हमें पता है मैस और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करें तो मोमेंटम बनता है। वेलोसिटी के साथ एफ था तो मैंने इसके साथ पी एफ लिख दिया। यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे मैंने माइनस लिखा है। यहाँ पे एम और वी दोबारा मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये बन जाएगा पी, और पी के साथ आई है। यहाँ पे एक बात काबिल गौर है, जब हम किसी भी चीज की फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं तो वो हमें चेंज बताता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स जो पहले 5 वक्त की नमाज पढ़ता था, अब वो 3 वक्त की नमाज पढ़ता है, तो उसमें कितना चेंज आया है? तो चेंज हम कैसे निकालेंगे? 5 में से
3 को माइनस कर देंगे, यानी दो नमाजों का जो है वो चेंज आया है। तो यहाँ पे आ जाएगा चेंज, डेल्टा का मतलब डेल्टा पी ओवर टी, डेल्टा का मतलब होता है चेंज। यहाँ पे हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल्स टू द अप्लाइड फोर्स। ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की एक दूसरी शक्ल है। ठीक है। अगर कोई कहे व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, तो हम ये लिखेंगे। और अगर कोई कहे व्हाट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तब भी हम ये लिखें। आगे इम्पल्स क्या होता है इसको जरा देखते हैं। When a large force acts on an object for short interval of time, the impulse of force is defined as the total change in momentum of the object. जब बहुत बड़ी फोर्स थोड़े से टाइम के लिए अमल करे तो वो मोमेंटम को बहुत ज्यादा चेंज कर देती है। इसे हम इम्पल्स कहते हैं। देखते हैं जरा। एफ बराबर होता है, हम ये प्रूव कर चुके हैं, डेल्टा पी ओवर टी के बराबर होता है। अब ये खिलाड़ी को देखें, ये खिलाड़ी बॉल को शॉट लगा रहा है और बहुत आराम से शॉट लगा रहा है। ये ज्यादा टाइम ले रहा है। ठीक है। ये चाह रहा है कि जो बॉल है इसके बैट को जो हिट कर रही है वो ज्यादा टाइम के लिए हिट करे। अब टाइम ज्यादा है तो डेफिनेटली फोर्स जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप दूसरी फिगर देखें, इसमें जो बैट्समैन है बैट को तेजी से बढ़ा रहा है, यानी वो कम टाइम कंज्यूम कर रहे हैं शॉट खेलने के लिए। कम टाइम लगा रहा है, वो चाह रहा है कि बैट उसके बॉल उसके बैट को बहुत कम टाइम के लिए टच करे। तो जब टाइम कम होगा तो फोर्स जो होगी वो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म होती है एफ मल्टीप्लाई बाई टी इक्वल टू डेल्टा पी। जब कोई लार्ज फोर्स थोड़े टाइम के लिए अमल करती है तो मोमेंटम में चेंज आता है, बहुत ज्यादा चेंज आता है। इसे हम इम्पल्स कहते हैं। जैसे ये जो बैट्समैन है, ये बल्ले को तेजी से घुमा रहा है ताकि टाइम कम लगे। टाइम जितना कम होगा मोमेंटम उतना ही ज्यादा चेंज हो जाएगा। ये इम्पल्स के बराबर होता है। इसका यूनिट कैसे होगा जी? देखिए, फोर्स का यूनिट न्यूटन है और इसका यूनिट जो है वो सेकंड है। इसके अलावा ये वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट जो है जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम, अगर किसी आइसोलेटेड सिस्टम पे कोई फोर्स अमल ना करे, द फाइनल टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इक्वल टू द इनिशियल टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम। जितना पहले का मोमेंटम होगा और जितना बाद का मोमेंटम होगा, ये दोनों मोमेंटम बराबर होंगे, यानी मोमेंटम चेंज नहीं होगा। ठीक है। अगर किसी जिस्म पे, किसी सिस्टम में कोई फोर्स बाहर से अमल ना करे तो सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं होता, जैसा पहले होता है बाद में ही वैसा ही रहता है। इसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। सिस्टम क्या होता है? एक सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें कोई फोर्स बाहर से अमल नहीं करती। ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है ये आइसोलेटेड सिस्टम पे अप्लाई होता है जिसमें कोई फोर्स बाहर से अमल ना करे। जैसे आपको ये बॉक्स नजर आ रहा है, इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये या तो आपस में फोर्स लगा रहे हैं या ये दीवारों पे फोर्स लगा रहे हैं। इसके अलावा इन पर कोई फोर्स बाहर से अमल नहीं करती। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो आइसोलेटेड सिस्टम पे अप्लाई होता है। ऐसा सिस्टम जिसमें कोई फोर्स बाहर से अमल ना करे, जैसे मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ कंटेनर। मैथमेटिकली हम लोग देखते हैं टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले किसी भी सिस्टम का मोमेंटम और टकराने के बाद किसी सिस्टम का मोमेंटम हमेशा बराबर होते हैं। जैसे देखें, ये बॉल है, ये बॉल मूव कर रही है, इसका कोई मोमेंटम है। और ये बॉल रेस्ट पे है, इसकी वेलोसिटी जीरो है। अब ये भी आपस में टकराए नहीं है, लेकिन जब ये आपस में टकराएंगे तो टकराने से पहले और टकराने के बाद का मोमेंटम जो है वो बराबर होता है। अब मैं टकराने से पहले, मुझे पता है पहली बॉल का मास m1 है, वेलोसिटी v1 है। तो पहली बॉल का मोमेंटम आ जाएगा m1 v1। मोमेंटम हम लोग कैसे निकालते हैं? मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके। दूसरी बॉल का मोमेंटम आ जाएगा m2 v2। दूसरी बॉल का मास m2 है, वेलोसिटी v2 है। ये बराबर होगा m1 v1 डैश। अब
जब बॉल्स आपस में टकराई हैं तो टकराने के बाद पहली बॉल का मोमेंटम और हो गया है, दूसरी बॉल का मोमेंटम और हो गया। तो पहली बॉल का मोमेंटम हो गया m1v1 डैश, और दूसरी बॉल का मोमेंटम हो गया m2v2 डैश। यानी टकराने से पहले और टकराने के बाद का मोमेंटम जो है वो सेम रहता है। ठीक है, दोबारा बता दूं। टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम बिफोर कोलिजन इक्वल टू द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम आफ्टर कोलिजन। यहाँ पे आफ्टर आना था, करेक्शन कर लीजिएगा। पहली बॉल का जो मैस है वो m1 है, वेलोसिटी v1 है। दूसरी बॉल का मैस m2 है, वेलोसिटी v2 है। ये बॉल इस बॉल के साथ टकराएगी। टकराने के बाद इसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। टकराने से पहले और टकराने के बाद का मोमेंटम जो है वो सेम रहता है। पहली बॉल का मैस था m1, वेलोसिटी थी v1, मोमेंटम बना m1v1 प्लस दूसरी बॉल का मैस क्या था m2, वेलोसिटी क्या थी v2, इसका मोमेंटम बना m2v2। ये टकराने से पहले सिस्टम का टोटल मोमेंटम था, जो कि बराबर हुआ टकराने के बाद। टकराने के बाद क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी होगी v1 डैश। इसका मोमेंटम कैसे निकालेंगे, m1v1 डैश प्लस दूसरी बॉल का मोमेंटम निकालेंगे, क्या आ जाएगा m2v2 डैश। तो किसी भी सिस्टम का टकराने से पहले और टकराने के बाद जो मोमेंटम है वो सेम रहता है। इट इज ओनली एप्लीकेबल ऑन मैक्रोस्कोपिक एज वेल एज माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। ये मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे भी अप्लाई होती है और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे भी अप्लाई होती है। मैक्रोस्कोपिक का क्या मतलब होता है, जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं, जैसे हम बचपन में बेंटे खेलते रहे हैं, तो वो जो बेंटा होता है वो बड़ा पार्टिकल होता है। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से क्या मुराद है, जैसे कि एटम्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, तो ये माइक्रोस्कोपिक, जैसे कि ये बिलर्ड है, बिलर्ड बड़ी बॉल है, इस पे भी अप्लाई होता है। और इसके अलावा ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पर भी अप्लाई होता है। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे कि एटम में मौजूद पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, इन पे भी अप्लाई होता है। ठीक है जी, आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।